पिछले कुछ सालों में 2014 से अब तक पार्टियों ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि 75% पैसा किससे मिला है। मैं आपको शुरू से समझाता चलूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के लिए पैसा कहां से लाती हैं, जो अपने चुनाव में रैली, जनसभा आयोजन और अलग अलग तरह की एड्स के साथ कई जगह पर पैसा खर्च करती हैं। आइए जानते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन दी जाती है। 2018 से पहले 20,000 से ज़्यादा डोनेशन करने वाले व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज कर दिया जाता था, लेकिन 20,000 से कम डोनेशन वाले व्यक्तियों का नाम क्लोज रखा जा सकता था और 20,000 से कम डोनेशन कैश में ही कर सकते थे। डोनेशन करने वाले पर्सन या कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% या रेवेन्यू का, जो कि कुल बेची गई वस्तुओं का 10% ही फंड डोनेट कर सकते थे। 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली के समय में फाइनेंस बिल लाया गया, जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये बिल 29 फरवरी 2018 को लागू कर दिया गया था। इस बिल के तहत कैश में डोनेशन दी जाने वाली राशि 20,000 से घटाकर 2,000 कर दी गई और 2,000 से ज़्यादा डोनेशन के लिए आपको चुनाव आयोग द्वारा बताई गई एसबीआई की ब्रांच से बैंक अकाउंट में कैश जमा करके इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करवा सकते थे। इन बॉन्ड को जारी करने पर बैंक नो योर कस्टमर यानी केवाईसी करती थी और बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के जारी किए जाते थे। इन बॉन्ड्स को एसबीआई द्वारा साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने के 10 दिन तक ही जारी किए जाते थे और इन बॉन्ड्स के जरिए आप कितना भी डोनेट कर सकते थे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को दे सकता था, क्योंकि इस पर किसी भी व्यक्ति, कंपनी या पार्टी का नाम नहीं होता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू होने के बाद बैंक में रिफंड नहीं होते थे और किसी भी पार्टी द्वारा ये बॉन्ड 15 दिन तक अकाउंट में जमा करने के लिए अवधि होती थी। यदि 15 दिन तक अकाउंट में जमा नहीं किए तो इसके बाद ये बॉन्ड पीएम रिलीफ फंड में चला जाता था, ताकि ये बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी की करेंसी ना बन जाए। इन बॉन्ड्स को वो ही पार्टियां ले सकती थी जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड थी और इसके साथ उस पार्टी को राज्यसभा या विधानसभा के इलेक्शन में 1% वोट मिले होने चाहिए। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाली पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करने के लिए अकाउंट को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% और रेवेन्यू का 10% ही डोनेट कर सकती थी, लेकिन 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद लॉस मेकिंग कंपनी भी गवर्नमेंट को फंड करने लगी और इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले आप विदेश से भी फंड नहीं ले सकते थे, लेकिन इन बॉन्ड्स के माध्यम से विदेशी कंपनी भी इंडिया में अपनी छोटी ब्रांच खोलकर किसी भी पार्टी को फंड दे सकती है। इस तरह लॉस मेकिंग कंपनी या पर्सन या विदेश से भी फंडिंग बड़े स्तर पर करप्शन को बढ़ावा दे सकती है। इसको लेकर आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल ने कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसको लेकर एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था है, जो चुनावों में पारदर्शिता कैसे लाई जाए इस पर काम करती है। इस संस्था ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर गहन जांच करने की मांग की और याचिका डाल दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने अपनी दलील में ये कहा कि रूलिंग गवर्नमेंट को फंड करने वाले व्यक्ति के साथ गवर्नमेंट चेंज होने पर उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है और इस पर कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र है। इस हिसाब से तो कंपनियों को भी अपना प्रॉफिट और लॉस छिपाने का अधिकार होना चाहिए। ये कोई सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है या कोई साइंटिस्ट की उपलब्धि नहीं है जिसको पब्लिक ना किया जाए। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। इस तरह प्राइवेसी से आरटीआई का उल्लंघन होता है, जो कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। इस पर कोर्ट का आदेश है कि अब कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदेगा और एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड का सभी डाटा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है और निर्वाचन आयोग से सभी डाटा वेबसाइट पर पब्लिक करने का आदेश दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोर वीडियोज के लिए सब्सक्राइब